गुजरात का रन ऑफ कच्छ इंडिया के दो सबसे बड़े बिजनेस टाइटन्स मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के लिए जंग का मैदान बन गया है। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज की पहली स्टोरी में हम डिकोड करेंगे कि कच्छ में ऐसा आखिर क्या है कि इंडिया के दो सबसे बड़े बिजनेसमैन वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी क्यों। दूसरी स्टोरी में पेटीएम मनी और जियो ब्लैकरॉक ने साथ में हाथ मिला लिया है। नो, इट इज नॉट जस्ट अनदर रन ऑफ मिल अपडेट और कोलैबोरेशन। ये पार्टनरशिप पोटेंशियली इंडिया के म्यूचुअल फंड मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है। तीसरी स्टोरी में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से इंडिया रशियन क्रूड ऑयल हेविली इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस पार्टनरशिप का एक काफी अनकंफर्टेबल साइड भी है। इंडियन ऑयल कंपनीज के 1.4 बिलियन डॉलर्स डिविडेंड्स रशिया में अटके पड़े हैं। लेट्स गेट टू ईच ऑफ दीज स्टोरीज वन बाय वन। हमारा जो पहला अपडेट है आज का वो काफी धमाकेदार है। कच्छ का वही सूखा और बैरन डेजर्ट जहां अब तक सिर्फ हवा और सॉल्ट दिखाई देता था, अब बनने जा रहा है इंडिया का ग्रीन गोल्ड माइन। और इस रेस को लीड करने के लिए आमने सामने हैं देश के दो सबसे बड़े टाइटन्स मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। सीन कुछ ऐसा है कि रिलायंस ने यहां पर 5.5 लाख एकड़ लैंड सिक्योर किया है, जो साइज में 3 सिंगापुर जितना है। नाउ अडानी भी पीछे नहीं है, उन्होंने 4.6 लाख एकड़ लैंड ले लिया है और दोनों का टारगेट यहां पर एक ही है, न्यू एनर्जी डोमिनेशन। इन दोनों की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस इन द कंट्री व्हाई कच्छ। वेल, कच्छ के नेचुरल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस अनमैच्ड हैं। कच्छ में ओवर 300 दिनों तक सनशाइन मिलती है, मतलब सोलर पावर के लिए एकदम परफेक्ट जगह बन जाती है ये। विंड पैटर्न्स इतने स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट हैं कि हाइब्रिड सोलर विंड प्रोजेक्ट्स काफ़ी एफिशिएंट बनते हैं। सेकेंडली, कच्छ में बैरन नॉन एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब स्केल पे बड़े प्रोजेक्ट्स लगाना काफ़ी ईजी हो जाता है। ऑल्सो कच्छ गुजरात का पावर ग्रिड उसके आसपास है और मुंद्रा और कंडला जैसे पोर्ट्स के भी क्लोज है। और फाइनली, गुजरात गवर्नमेंट यहाँ पर फास्ट ट्रैक क्लियरेंसेस, इजी लैंड लीजिंग और सपोर्टिव पॉलिसीज दे रही है, मतलब कि कॉर्पोरेट्स के लिए बैरियर कम है, एग्जीक्यूशन फास्ट है। चलिए अब हम समझते हैं कि कौन खेल रहा है किस स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर। सो रिलायंस 75,000 करोड़ रुपीस का बड़ा इन्वेस्टमेंट डील कर रहा है, जिसमें सोलर पैनल्स, बैटरी सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सब कुछ इंक्लूडेड है। बेसिकली पूरी वैल्यू चेन कंट्रोल करने का यहाँ पर प्लान है। अडानी की तरफ से फोकस है इंटीग्रेटेड सोलर प्लस विंड टर्बाइंस प्लस इलेक्ट्रोलाइजर्स प्लस रिन्यूएबल पावर जनरेशन पे। मतलब एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग हैवी अप्रोच है, दूसरी तरफ पावर हैवी प्ले है। लेकिन यहां पर बिगर क्वेश्चन ये है कि किसकी पोजीशनिंग ज्यादा स्ट्रांग है। सो एनालिस्ट्स ये कहते हैं कि फ्यूचरिस्टिक बेट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन या डेटा सेंटर हुआ, उसमें रिलायंस को एज है। रिलायंस ऑलरेडी इंडिया के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन कंज्यूमर में से एक है, तो कैप्टिव डिमांड यहाँ पर रेडी है। और गूगल, मेटा जैसे टेक जायंट्स के साथ उनकी डेटा सेंटर पार्टनरशिप्स उनको और भी एडवांटेज देती है। दूसरी तरफ अडानी की स्ट्रेंथ है कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन। सो रेडी पावर परचेज एग्रीमेंट्स और ट्रांसमिशन ग्रिड पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब जो बिजली बनेगी उसको बेचना और सप्लाई करना उनके लिए रिलेटिवली इजी है। नंबर्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं। अगर रिलायंस 3 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है तो $2.53 पर केजी के रेंज में, तो उनका एनुअल एबिटा 7 to 8 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। अगर उनका 55 गीगावाट सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज टारगेट हिट होता है तो एक्स्ट्रा 5 to 6 बिलियन डॉलर्स ऐड हो जाएगा। बस दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये जो दोनों ही चीजें हैं वो केपेक्स हैवी हैं। अडानी की तरफ से उनकी कंपनी अडानी ग्रीन ऑलरेडी मोमेंटम पकड़ चुकी है। FY25 में उनका एबिटा डबल होके 4800 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो सॉलिड बेस बनाता है फ्यूचर के लिए। तो फिलहाल ये जो बैटल है, इस बैटल ऑफ कच्छ का जो स्कोर कार्ड है वो कैसे दिखाई दे रहा है वो देख लेते हैं। लैंड होल्डिंग्स में दोनों प्लेयर्स लगभग इक्वल पोजीशन पे हैं। ट्रांसमिशन एंड कनेक्टिविटी में अडानी को एडवांटेज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिलायंस को। रिन्यूएबल पावर सेल्स में अडानी के पास स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, तो नेक्स्ट जेन बेट्स में रिलायंस का बिगर प्ले है। और थर्मल एंड लेगेसी इंफ्रा में अडानी के पास ऑलरेडी डेकेड्स का हेड स्टार्ट है। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों पोजीशनिंग अपने अपने फ्रंट्स पे अनबीटेबल लगती है, और बाकी कंपटीटर्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए तो एंट्री करना काफ़ी मुश्किल होगा। कच्छ का रेगिस्तान जो कभी बैरन जमीन था, वही अगले 10 से 15 सालों में बनने वाला है इंडिया का ग्रीन फ्रंटियर। और इस डेजर्ट ड्यूअल में
फाइनल विनर कौन होगा वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नाउ बिफोर वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में बजट होम्स क्यों डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, सीमेंट पर जीएसटी रियल एस्टेट को कैसे इंपैक्ट कर रही है और क्या recent tax cuts affordable housing को revive कर पाएगा इंडिया में, then do watch our detailed video on India's housing prices on Uplearn by Upstocks, our new YouTube channel. Second update के लिए one news caught my eyes. India's Paytm unit partnered with Jio BlackRock to launch active equity fund. अब देखने में ये एक नॉर्मल सी हेडलाइन लग सकती है आपको, बट क्या आप ये जानते हैं कि जियो ब्लैक रॉक और पेटीएम मनी की ये पार्टनरशिप इंडिया के इन्वेस्टिंग लैंडस्केप में एक नया ट्विस्ट ला रही है। अब तक आपको शायद ये पता ही चल गया होगा कि जियो ब्लैक रॉक मुकेश अंबानी के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के बीच में एक जेवी है, जॉइंट वेंचर है। मार्केट में एंट्री लेने के बाद से ही जियो ब्लैक रॉक की स्ट्रैटेजी में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है, दे वांट टू गो डायरेक्ट टू इन्वेस्टर, मतलब ये ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को साइडलाइन करके, साइड में हटाकर सीधा रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तक पहुंचना चाहते हैं। और कंपनी के पर्सपेक्टिव से इसका लॉजिक क्लियर है। डायरेक्ट टू इन्वेस्टर मॉडल में प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए सस्ता, एक्सेसिबल और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन जाता है, प्लस कंपनी को फीस का ज़्यादा शेयर मिलता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जियो ब्लैक रॉक और पेटीएम मनी दोनों के लिए एक डेटा गोल्ड माइन भी है। इससे इनको डायरेक्ट इन्वेस्टर इनसाइट्स मिलते हैं, जिससे प्रोडक्ट्स को और टेलर करके अग्रेसिवली स्केल किया जा सकता है। इस स्ट्रैटेजी को ही बूस्ट करते हुए जियो ब्लैक रॉक ने पेटीएम मनी के साथ हाथ मिलाया है। अब कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इंडिया में कहीं भी बैठा हो, वो इजीली जियो ब्लैक रॉक फंड में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू दी पेटीएम मनी ऐप। इस कोलैब से जियो ब्लैक रॉक के पास इंस्टेंटली पेटीएम का एक बड़ा डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन बेस आ जाता है। And let's be honest, when it comes to financial services, then distribution is king. प्रोडक्ट चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, अगर इन्वेस्टर तक ईजिली नहीं पहुंचा तो अडॉप्शन मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जियो ब्लैक रॉक को लगता है कि पेटीएम मनी के 2 करोड़ यूजर्स का स्केल उनके लिए गेम चेंजर बन सकता है। अब इस पार्टनरशिप का सबसे पहला लॉन्च एक एक्टिव इक्विटी फंड है। दिस शोज दैट जियो ब्लैक रॉक का मानना है कि इंडिया में एक्टिव फंड्स की डिमांड है, जहां पर फंड मैनेजर्स एक्टिवली स्टॉक्स को पिक करके मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई म्यूचुअल फंड्स जैसे एग्जिस्टिंग जायंट्स के अगेंस्ट ब्लैक रॉक का ग्लोबल एक्सपर्टीज प्लस जियो की ब्रांड पावर भी उनकी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। अब अगर ये पार्टनरशिप जो कि जियो ब्लैक रॉक और पेटीएम के बीच में हुई है वो स्केल हो जाती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर फी वॉर्स, डिजिटल टाइप्स एंड मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। बेसिकली इनकम्बेंट्स जो है मार्केट के, उनको अपनी स्ट्रैटेजी रिवर्क करनी पड़ सकती है। लेकिन जियो ब्लैक रॉक और पेटीएम का मिशन इक्विटी फंड कुछ कैवियट्स के साथ भी आता है। एक्टिव फंड्स तभी सक्सेसफुल होते हैं जब रिटर्न्स आउट परफॉर्म करते हैं। अगर परफॉर्मेंस इस फंड की वीक रही तो ये हाइप ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। प्लस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सेबी के रेगुलेशंस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो कोई भी डिसरप्शन बाउंड्रीज के अंदर ही करना पड़ेगा कंपनीज को। वैसे इंटरेस्टिंगली ये पहली बार नहीं है कि फिनटेक्स और एएमसीज ने ऐसी पार्टनरशिप की हो। पेटीएम ने एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ जन निवेश 250 रुपीज़ एसआईपी लॉन्च किया था पहले। ओएनडीसी नेटवर्क पे भी म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल नाउ। बट जियो ब्लैक रॉक और पेटीएम अलग हैं। इनके पास स्केल प्लस ब्रांड का कॉम्बो है। जियो ब्लैक रॉक एक हैवी वेट जेवी है और पेटीएम का डिस्ट्रीब्यूशन अनमैच्ड है। ऑल्सो एक बड़ा एएमसी अब बिना डिस्ट्रीब्यूटर्स के डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स तक एक्टिव फंड लेकर जा रहा है, ये काफ़ी रेयर है। तो इस पार्टनरशिप से इंडिया के लोग म्यूचुअल फंड्स को कैसे एक्सेस और कंज्यूम करते हैं वो जरूर रीशेप होगा। थर्ड हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न सैंक्शंस और चीपर रशियन ऑयल के चलते इंडियन और रशियन ऑयल कंपनीज के बीच ट्रेड काफ़ी बढ़ गया। बट दैट्स नॉट द न्यूज़ आई वाज टॉकिंग अबाउट। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि इससे इंडिया के ऑयल जायंट्स के सामने $1 बिलियन डिलेमा आ गया है। उनके करोड़ों रुपए मॉस्को के बैंक अकाउंट्स में ब्लॉक हो गए हैं। ओएनजीसी विदेश, जो ओएनजीसी का ओवरसीज आर्म है, उसके पास रशिया के सैकलिन 1 प्रोजेक्ट में 20% और वैंकोर प्रोजेक्ट में 26% स्टेक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया और बीपीसीएल के कंसोर्टियम के पास रशिया के वैंकोर और टास्यूरयाक प्रोजेक्ट्स में शेयर्स हैं।
इन प्रोजेक्ट से टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन्हें अराउंड 1.4 बिलियन डॉलर्स डिविडेंड्स अक्रू हुए हैं। इसमें से 1 बिलियन डॉलर्स आईओसी, ओआईएल, बीपीसीएल कंसोर्टियम के हैं और बाकी 400 मिलियन डॉलर्स ओवीएल के हैं। ये पैसा कंपनीज के मॉस्को बैंक अकाउंट्स में आ तो रहा है, लेकिन सिर्फ रूबल्स में। और प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इसे इंडिया तक लाने का कोई इजी चैनल नहीं बचा है। इस डिविडेंड रिपैट्रिएशन ब्लॉकेज के 2 मेजर रीजंस हैं। पहला, 2022 से वॉर शुरू होने के बाद रशिया के बड़े बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम, जो SWIFT सिस्टम है, उससे निकाल दिया गया था। मतलब रशियन बैंक्स के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस काफी क्रिपल हो गए थे। दूसरा रीजन, रशिया ने फॉरेक्स वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए डॉलर आउटफ्लो को लिमिट कर दिया है। इसका रिजल्ट यह है कि इंडियन PSUs के रशियन अकाउंट्स क्रेडिट होते रहते हैं, लेकिन वो पैसा वो इंडिया में नहीं ला पाते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, थियोरेटिकली एक ऑप्शन ये है कि इन पैसों को रशिया में ही ऑपरेटिंग और कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, या रशिया में और नए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या फिर इंडियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के लिए इससे ही पेमेंट कर सकते हैं। पर रियलिटी में ये सारे के सारे ऑप्शंस काफ़ी ट्रिकी हैं, क्योंकि डिविडेंड्स ऑलरेडी पोस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट्स हैं। मतलब ओपेक्स या केपेक्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और अभी कोई न्यू रशियन प्रोजेक्ट्स पे भी इन्वेस्ट करने का प्लानिंग नहीं है। ऑयल इंपोर्ट ऑप्शन इंटरेस्टिंग है बट कॉम्प्लेक्स भी है। आईओसी और बीपीसीएल तो रशिया से क्रूड खरीदते हैं, बट ओवीएल और ओआईएल खुद क्रूड बायर भी नहीं है, ये तो एनर्जी प्रोजेक्ट्स में वहाँ पर इन्वेस्टेड है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर यह है कि ये स्टेक्स स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यानी कि SPV, जो कि स्पेशलाइज्ड एंटिटीज होती हैं, उनके थ्रू लिए गए थे, जो कि सिंगापुर जैसे ओवरसीज टेरिटरीज में रजिस्टर्ड है। मतलब क्रॉस बॉर्डर ज्यूरिसडिक्शन और सैंक्शंस की वजह से टैक्स और अकाउंटिंग हैसल्स के भी चैलेंज क्रिएट हो सकते हैं। सो नाउ दिस प्रॉब्लम इज रियल। इस फ्रोजन बिलियन डॉलर प्रॉफिट से लिस्टेड PSUs को बैलेंस शीट जो है उनकी उस पर स्ट्रेन होगा, क्योंकि ये कैश उनके लिए इफेक्टिवली अनयूजेबल है। एंड दिस इज अ रिमाइंडर दैट ग्लोबल एनर्जी डील्स सिर्फ इकोनॉमिक्स पे नहीं चलती, पैसों पे नहीं चलती, बट इसमें पॉलिटिक्स और सैंक्शंस भी इक्वली क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं। तो ये थी आज की 3 स्टोरीज। कच्छ का सॉल्ट डेजर्ट आज इंडिया का ग्रीन बैटलफील्ड है, जहां पर अंबानी और अडानी नेक्स्ट जेन एनर्जी पे अपना स्टेक क्लेम कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स का लैंडस्केप जो ब्लैक रॉक, पेटीएम मनी के टाई अप के साथ शेकअप होने जा रहा है, और रशिया में इंडियन ऑयल PSUs के बिलियन डॉलर डिविडेंड्स जियोपॉलिटिक्स और सैंक्शंस की वजह से अटक गए हैं। इफ यू लाइक दिस डीप डाइव, गिव अस अ लाइक, प्लीज शेयर द वीडियो एंड लेट अस नो योर थॉट्स अबाउट दीज स्टोरीज इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही इंसाइटफुल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल नई न्यूज स्टोरीज के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.